सर। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अभी चलते हैं इससे आगे। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट टाइम पे किया था, ग्राफ वाला पार्ट हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करने को देता हूं। तुम लोग क्या करो, अच्छे से इसको प्रोसीड करो, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा एक वार्म अप होता है ना, वो हो जाएगा। तो अजम्पशन अच्छे से क्लियर करो और दोनों इक्वेशंस बना लो। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी। सिर्फ अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाना है, तो वो तो कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको जरा सॉल्व करो जल्दी, मैं भी लिखता हूँ, ठीक है? बोर्ड पे कोई देखेगा नहीं। हाँ, इतनी जल्दी कैसे हो गया? इक्वेशन के लिए बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। सर नहीं, अगर आंसर बताना है तो फिर लेकिन कॉपी पे अच्छे से लिखना है, कॉपी पे अच्छे से लिख लो पहले। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज और 1 kg ग्रेप, ये मान लिया हमने y रुपीज। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। 4 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स, कॉस्ट हो गया 300। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली। ग्राफिकली में इन दोनों को प्लॉट कर लेना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कॉपी कर लो। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा इसमें सॉल्यूशन ही पहले आ गया, रुको मैं इसको हटाता हूं। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या कह रहा है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। ओके, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा और ना ही अभी करना है। सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना हम लोग पिछले क्लास पे सीख चुके हैं, हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स और बॉयज का रिलेशन दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दिस क्विज। तो क्या करेंगे, देखो समझो। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज, कुछ भी x ले लो, एंड नंबर ऑफ बॉयज को मान लो y। अब 2 वेरिएबल मान लिए, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुम जानते ही है जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन चाहिए होती है। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से पढ़ो, देखो ये इंग्लिश में लिखा है, हम इसको मैथ्स में डिकोड कैसे करेंगे वो समझना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x, इज मतलब इक्वल टू 4 more 4 प्लस देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस देखो मैथ्स की लैंग्वेज में हमने इसको डिकोड कर दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है कैसे, ग्राफिकली। सॉल्व 1 and 2 ग्राफिकली। सॉल्व तो कर लोगे ना, दोनों को प्लॉट करके जहां इंटरसेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना? तो देखो ये है सॉल्यूशन, इस तरीके से ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस को बारी बारी प्लॉट कर देना, इक्वेशन का नाम वहां पे लिख देना, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट देख लेना। तो ये 3,7 पे जाके मीट कर रहा है। 3,7 मतलब x हो गया 3 और y हो गया 7, ठीक है? अब इसमें x इसने किसको लिया है, मैंने तो गर्ल्स को लिया है, क्या पता वो बॉयज को ले, तो डिपेंड करता है उसने x किसको माना है। चलो बॉयज को उसने x लिया है, बॉयज को x लिया है, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं अपने सॉल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। उसने बॉयज को लिया है x और y, तो ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ अगर फिट बैठना है तो गर्ल्स को y लेना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम गर्ल्स को ही y लो, गर्ल को x और y कुछ भी ले सकते हो। तो अगर हमने बॉयज को x लिया है, गर्ल्स को y लिया है,
तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग अजम्पशन देखना चाहा है, तो इसको दोनों को प्लॉट करके ये वाला ग्राफ बन गया। अब देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है 3,7। तुम्हें पता है कोई भी पॉइंट हमेशा x, y के फॉर्म पे लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 7। अब तुमने x किसको लिया है, बॉयज को लिया है, सो बॉयज को हमने x लिया था और वो 3 आया है, और गर्ल्स को हमने y लिया था तो वो 7 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ग्राफिकली बस प्लॉट नहीं करना होता है, ये लास्ट में ये चीज भी लिखनी होती है। अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने को बोले तो ये वाली चीज भी लिखनी होती है। सबको क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये नोट करना है 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ये नोट कर लो। जो लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन है बस इतना सा नोट कर लो। सर डन। ओके, जल्दी करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्राफिकली कहां पे है, तो 3.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। इसका भी हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन की हेडिंग जो है ना वो ये वाली है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वाली हेडिंग रहेगी सारे क्वेश्चंस की। देख रहे हो ना, पार्ट वाइज है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो इन सारे पार्ट्स का हेडिंग ये है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट ये था। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम एक्सरसाइज देख रहे हो, सेकंड पार्ट, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा। ओके, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। फर्स्ट इक्वेशन का इंफॉर्मेशन है ये। whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो assumption क्लियर रखेंगे, let cost of 1 pen equal to x and x rupees and 1 pencil equal to y rupees। चलो अब पहली इक्वेशन बनाते हैं, चेक करो। 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल अगर y रुपीस की है, y रुपी की है, तो 5 पेंसिल्स कितने के होंगे, 5y। 7 पेन है तो 7 इंटू एक्स, और ये कंबाइंड कॉस्ट कितना हो गया 50। फर्स्ट इक्वेशन, 7 पेंसिल है इस बार, तो 7 पेंसिल है और 5 पेन्स है, 5 पेन्स है, इनका कॉस्ट कितना है 46। इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर लोगे, एंड प्लॉट करके सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो प्लॉटिंग में मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मान लो मुझे प्लॉट करना है, तो हमने अभी तक ये सीखा है कि कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना होता है। मैं तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन से पहले x निकाल के दिखाता हूं y के टर्म्स में। तो 7x की वैल्यू हो गई 50 माइनस 5y, और x की वैल्यू हो गई 50 माइनस 5y अपॉन 7। ये x निकाल लिया हमने y के टर्म्स में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करके x कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे y की जगह पे कुछ भी रैंडम नंबर्स लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x निकाल के ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स तैयार करेंगे, 3 सॉल्यूशन निकाल के प्लॉट कर लेंगे। ये फर्स्ट प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता है, किसी बच्चे ने क्या किया, y निकाल लिया x के टर्म्स में। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। तो यहां से y क्या आ जाएगा 50 माइनस 7x अपॉन 5, और यहां पे वो क्या करेगा, x की वैल्यूज पुट करेगा y निकालने के लिए। तो यहां पे x लिख दिया, यहां पे y, हाँ तो यहां देखो, यहां पे मैंने क्या किया, y निकाला है x के टर्म्स में। ओके, देखो इस वाले में और इस वाले में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, तो मैं बताता हूं, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहां अगर तुम y की जगह पे कोई भी नंबर रखोगे ना, तो 50 माइनस 5y तो निकल जाएगा, बट उस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। देख रहे हो, तुम्हें पता है ना 7 से हर एक नंबर टर्मिनेट नहीं होता है। अगर 7 की टेबल में कोई नंबर आ गया ऊपर, तो नीचे 7 उसको काट लेगा, इंटीजर पॉइंट मिल जाएगा।
लेकिन मान लो तुमने कुछ ऐसा रखा है y की जगह पे जिससे तुमको फाइनली सिंप्लीफाई होके ऊपर 3 आ गया है, या ऊपर एक बार को मान लो 1 आ गया है और नीचे 7 है। अब तुम बताओ इस पॉइंट को प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे? इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं, 0.142857 इस पे बार होता है। बताओ इसको तुम कैसे प्लॉट करोगे? मुश्किल है कि नहीं? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें पता है एक पॉइंट भी आगे पीछे हुआ तो ग्राफ में लाइन खिसक जाती है। तो इस पॉइंट को प्लॉट करना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। और ये 1 क्या, कोई भी नंबर मिलेगा। अगर 7 की टेबल में कोई नंबर नहीं आता, मान लो 2/7 मिल गया, y को तुमने कुछ ऐसी वैल्यू दे दी कि ये सिंप्लीफाई होकर 2/7 आ गया, तो ये मिलेगा 0.285714 पे बार। इसको भी प्लॉट करना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये वाला मेथड गलत है, गलत नहीं है, ये सही नहीं है। तुम्हें इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें इक्वेशन 1 को प्लॉट करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? x को y के टर्म्स में नहीं निकालना चाहिए, तुम्हें y को निकालना चाहिए x के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर पे 5 है, ऊपर कोई भी नंबर रहेगा 5 उसको टर्मिनेट करा लेगा। मान लो ऊपर तुमको 3 मिल गया तो 3/5 कितना होगा? 0.6। इसको प्लॉट करना इजी है इसके कंपैरिजन में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो Yes. अगर ये चॉइस तुम्हें एग्जाम में मिले कि कौन सा निकालना है, देखो सीख लो दोनों। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट इक्वेशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? y निकालना चाहिए x के टर्म्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 जाएगा, वो किसी भी नंबर को काट लेगा। और दूसरी इक्वेशन के लिए तुम्हें x निकालना चाहिए y के टर्म्स में, x निकालना चाहिए y के टर्म्स में, इस तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एग्जाम में तुम लोग यही गलतियां करते हो और लाइन इधर उधर बन जाती है, फिर परेशान होते हो। पहले क्या करो? कोएफिशिएंट्स चेक कर लो, कोएफिशिएंट्स चेक कर लो किसका कोएफिशिएंट ऐसा है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल तुम्हें बोलता हूं। मान लो एक इक्वेशन तुम्हें प्लॉट करना है, 3x + 2y = 10। अब देखो यहां पे जिसने x निकाला है उसका क्या होगा? उसका ये हाल होगा कि 10 - 2y नीचे 3 पहुंचेगा, वो हर एक नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर y निकाल लिया तो वो मजे करेगा, हर एक नंबर को 2 डिवाइड कर लेता है। तो पहले ये काम करो, कोएफिशिएंट्स चेक कर लो कौन सा ऐसा है जो हर एक नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर लेता है। परफेक्टली नहीं तो कम से कम टर्मिनेट करा लेता है। तो सबसे पहले तुम 2 को सिलेक्ट करोगे, 2 तो हर एक नंबर को हाफ कर देता है। अगर 4 है कोएफिशिएंट तो वो सिलेक्ट कर लोगे, 5 है तो उसको देख लोगे पहले। ये रूल हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, है ना? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कौन सा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स को टर्मिनेट करा देता है ना? तो अगर कोएफिशिएंट्स में ये तीनों नंबर हैं तो इनको डिवाइड में ले जाओगे। ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना, वरना ये चीज अगर कर दी तुमने फिर बहुत परेशानी होगी। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि नीचे क्या पहुंच गया है? 3। अब तुम्हें y को बहुत ही सोच समझ के लिखना होगा। y को ऐसे सोचना होगा कि ऊपर का डिफरेंस 3 के टेबल में आता हो। जैसे मान लो y को तुमने क्या रख दिया यहाँ पे, सोच के बताओ y को क्या रखोगे ऐसा कि 3 के टेबल में आ जाएगा? शायद y ही आसान नंबर ना मिले। अगर तुमने y को 0 ले लिया तो 10/3 होगा। 10/3 होता है 3.3333। कैसे प्लॉट करोगे 3.33? समझ आ रही है बात? तो ये चैलेंज तुमको मिल सकता है एग्जाम में। ध्यान रखना, कोएफिशिएंट्स को पहले चेक कर लेना, किसकी वैल्यू किसके टर्म्स में -1 ले निकालना। लेंगे ना y को। हाँ, y को -1 ले लोगे तो हाँ वेरी गुड, 12 हो जाएगा। तो बहुत सोचना पड़ेगा ना इस तरीके से। अब -1 ले लिया, फिर तुमने मान लो -1 पे 12 मिल रहा है, मतलब 4 आ जाएगा जो भी है। और ऐसे ही क्या ले सकते हैं, -3 पे भी आ जाएगा, नहीं आएगा। -2 पे 14 नहीं आएगा, Only 2 पे आ 2 पे आ जाएगा। 14/3 नहीं आ रहा है, Sir, नहीं, केवल 2. केवल 2। Yes. अच्छा। मतलब -4 हो गया 4। तो फिर 6/3 हाँ 2. ठीक है, मतलब ठीक है, सोचना पड़ रहा है ना, काफी सोचना पड़ रहा है, काफी सोचना पड़ रहा है। यहाँ तो 10 है तो ठीक है, और कुछ होता तो काफी तो सोचना पड़ता। -4 पे भी आ जाएगा। हाँ, मतलब मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका और बताओ क्या होगा, ऐसे ही निकालो। मैं तुम्हें उस परेशानी से बचा रहा हूँ। तुम लोग क्या करना, इसमें x नहीं y निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ x। तो इसका ध्यान रखना, कोएफिशिएंट्स पहले चेक कर लेना। Yes, sir. Sir, एक और चीज हमें एग्जाम पेपर में दिया हुआ होगा या हमारी चॉइस होगी कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y निकालें या y को इन टर्म्स ऑफ x। नहीं, वो तो अपनी मर्जी है, हो सकता है। वो तो अपनी मर्जी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है।
कोई तुम पे प्रेशर नहीं बना सकता कि y ही निकालो x के टर्म्स में, तो अपनी मर्जी है, अपना चॉइस है। तो मतलब पेपर में नहीं दिया हुआ होगा? तो क्यों देगा पेपर में? वो तुम्हें पेपर में ये भी नहीं देगा कि कौन सा किसके टर्म्स में निकालो और कैसे प्लॉट करो, क्या यूनिट लो, क्या स्केल लो, कुछ नहीं बताएगा। वो सिंपल ऐसी क्वेश्चन दे देगा, अब तुम्हें इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कौन सा किसके टर्म्स में निकालना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके सर, ओके। चलो तो ये इस बात का ध्यान रखना। हम चलते हैं आगे। चलो ये देखो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा है। इसका इक्वेशन बनाने में हमको थोड़ा सा सावधानी लेना चाहिए। देखो समझो क्वेश्चन को, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद कॉमा है, whose length is 4 more than its width, कॉमा खत्म। तो इसको ना थोड़ी देर के लिए अभी ब्रैकेट में डालो। इस लाइन को ऐसे पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब ये जो हुज के बाद लिखा है ना, ये रेक्टेंगल के बारे में बता रहा है, रेक्टेंगल की क्वालिटी बता रहा है कि कौन सा रेक्टेंगल, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ है। तो इसके सॉल्यूशन निकालने हैं हमको ग्राफिकली, मतलब डायमेंशन निकालना है। तो क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को एक्स एंड वाई ले लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इक्वल टू वाई। चलो अब हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर तुम्हें पता होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना? यस सर। तो इसका हाफ, तो ए टी क्यू, इसका हाफ, हाफ द पेरीमीटर। अच्छा, इसको अगर एक्स और वाई के टर्म्स में लिख दिया जाए, लेंथ को एक्स माना है, ब्रेथ को बी, तो ये हाफ द पेरीमीटर हो गया और ये है 36। तो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। पहली इक्वेशन बोलो क्लियर? यस सर। तो इसको पढ़ो, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ को हमने क्या लिया है, x, इज का मतलब इक्वल टू y प्लस 4। बहुत बढ़िया, 4 मीटर मोर, तो 4 प्लस विड्थ, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को प्लॉट कर लोगे और ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल लोगे, है कि नहीं? तो ये बस इक्वेशन यहां तक लिख लो, ग्राफिकली वाला पार्ट तुम लोग कर लोगे। कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है? जहां पे इंटरसेक्ट किया उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 20,16। ठीक है, तो लेंथ इसने लिया है x को, तो लेंथ हो जाएगी 20 और ब्रेथ हो जाएगी 16। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। अगर हम दोनों चीजों को उल्टा कंसिडर करें, जैसे इस हाँ। केस में हमने लेंथ को x माना है और ब्रेथ को y माना है, हाँ अगर हम लेंथ को y माने और ब्रेथ को x माने तो सोल्यूशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अगर तुमने मान लो लेंथ को y ले लिया है और इसको x ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, यही चीज देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगी, दूसरी वाली ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको प्लॉट करोगे, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, 16,20 आएगा। हाँ। लेकिन उस टाइम पे देखो 16 तुमने किसको लिया होगा, इसको लिया है ना, x किसको लिया है, ब्रेथ को। तो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा 16,20। तो ये क्या होगा, x, y होगा। अब तुमने x किसको लिया है, तो वो 16 हो जाएगा। तुमने x लिया है किसको, ब्रेथ को, तो ब्रेथ हो जाएगा 16, और y किसको लिया है, लेंथ को लिया है, तो लेंथ हो जाएगा 20। चेक करो, अभी भी वही आंसर है। ठीक है सर। तो आंसर उल्टा फुल्टा नहीं होगा। अजम्पशन में, अजम्पशन मतलब मैं जैसी मर्जी करी वैसे ही मानू, ठीक है? अजम्पशन मेरी मर्जी है, तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। चलते हैं आगे। अच्छा देखो, ग्राफिकली हमने सारा कुछ कर लिया है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने बना लिया पूरा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? स्टार्ट करता हूं। ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब है हमारा अलजेब्रिकल मेथड। उसके अंदर नंबर ए सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये दो हमको सीखने हैं। तो आज और कल मिला के हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, ये दोनों मेथड कंप्लीट करेंगे, और मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन मेथड भी बताऊंगा। तो अलजेब्रिकल मेथड सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमको इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऊपर हेडिंग बनाओ, अलजेब्रिकल मेथड, उसके अंदर नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले ये मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इतना हेडिंग बनाओ पहले,
अलजेब्रिकल मेथड, उसके अंदर नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें मेथड पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, मेथड है क्या, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ऐसा होता है हमारे स्कूल में, जब हम जाते हैं और कोई टीचर मान लो एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे मैथ्स के टीचर आज स्कूल नहीं आए हैं, तो उनका लेक्चर कोई और सब्स्टिट्यूट करता है, ऐसा होता है ना। जैसे मैथ्स के टीचर अगर हमारे नहीं आए हैं तो उनका लेक्चर फ्री तो नहीं जाता है, कोई और टीचर आके उसको सब्स्टिट्यूट करता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि किसी एक क्वांटिटी को कोई दूसरा क्वांटिटी आके रिप्लेस कर ले, ठीक है, रिप्लेस करना ज्यादा बेटर है, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने भी अलजेब्राइक मेथड हैं, जितने भी अलजेब्राइक मेथड है, मतलब एलिमिनेशन हो चाहे ये हो, कंपैरिजन हो, इन सब में हम मेन इंटेंशन हमारा क्या होता है, मेन इंटेंशन ये होता है कि क्लास 8th में जो पढ़ा है वैसा इक्वेशन बना लें। ऐसा इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन बनाएं 1 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि ऐसे इक्वेशन में तुम्हें पता है एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से x बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम एक इक्वेशन ऐसा बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहे, ठीक है। तो ये देखो कैसे होता है इस मेथड के अंदर, प्रोसेस इसका क्या है समझो, बहुत ही आसान मेथड है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालेंगे दूसरे के टर्म्स में। जैसे मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करो, x निकाल लो y के टर्म्स में, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5y, और x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5y अपॉन 3। इसको बना दो थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, दूसरे इक्वेशन में x की जगह पे पुट करना है। तो सोचो अगर इस x की जगह पे मैं ये वाला नंबर डाल दूं तो इस इक्वेशन से x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और x को y ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऐसा हम बोल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ब्रेक। अच्छा मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो वो केवल कनिष्ठ के लिए है। अच्छा देख लो, बोल देना जहां पे समझना है, वैसे मेरे साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। 13 इंटू, देखो x की जगह पे 8 माइनस 5y अपॉन 3, x की जगह डाल दिया इसको, माइनस 9y इक्वल टू 4। अब देखो ये कैसा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 8th, तो यहां से y हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब देखो 13 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 13 8 जा, बताओ 104 104, माइनस 13 5 जा 65 65, डिवाइडेड बाय 3, वेरी गुड, माइनस का 9y इक्वल टू 4, एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, 104 माइनस 65y और 3 9 जा 27y इक्वल टू 4। आगे देखो ये 3 चला जाएगा राइट साइड पे, तो 104 माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा बताओ, 92y इक्वल टू 12। अब ये 92y इधर ट्रांसपोज करो, 12 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 104 माइनस 12 इक्वल टू प्लस 92y। तो यहां देखो 92y इक्वल टू 92, y की वैल्यू क्या मिल गई 1, y की वैल्यू क्या मिल गई 1, y निकल गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना पुटिंग द वैल्यू, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, ये सब लिखा करो। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस में मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, मैं जल्दीबाजी में सॉल्व करता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने होते हैं। तो तुम लोग एग्जाम में ये वाला जो मैं अभी ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं ये सब जरूर लिखना, इससे क्या होगा 4 चांद लग जाएगा हमारे आंसर में, ये सब लिखा करना, ठीक है। बट मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, मैं नहीं करवा पाऊंगा इतना डिटेल में,
पुटिंग द वैल्यू, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं कैसे करना होता है। वैल्यू ऑफ y इन, या तो इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, या फिर 3 में डाल दो। 3 में सीधा डाल दो, एक ही बार में निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 5 इंटू वाई की जगह 1, क्योंकि y हमको 1 मिल गया है। 8 - 5 हो गया 3/3, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। अब लास्ट में तुम्हें आंसर को सही तरीके से लिखना है, x = 1 एंड y = 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर, इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया। मेथड क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी इक्वेशन से कोई सा भी वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में निकाल सकते हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहली इक्वेशन से हम x ही निकालेंगे y में, हम दूसरी इक्वेशन से y निकाल सकते हैं x के टर्म्स में, और उसको निकाल के पहले में रखेंगे। तो जिससे निकालोगे उसके दूसरे वाले में रखना होता है, उसी से निकाल के उसी में नहीं रखना होता है, ठीक है। तो ये हेडिंग बनाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड कॉपी कर लो। पहले कॉपी करने से पहले तुम्हें 10 to 12 लाइंस का जगह छोड़ना है। 10 to 12 लाइंस का जगह छोड़ दो, मतलब ये हेडिंग तो बन गई है, 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ दो और ये सॉल्यूशन कॉपी करो। इसके अंदर मैं मेथड का एक्सप्लेनेशन लिख पाऊंगा। कॉपी करो। तो जो जगह छोड़े हो ना 12 लाइन की, 10 से 12 लाइन, उसमें क्या लिखना है पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद कॉपी करना है। ये सारा स्टेप है, वर्किंग रूल जिसको कहते हैं, और राइट साइड तुम्हें दिखा भी रहा है करके। चलो मैं एक बार पूरा अच्छे से दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना। दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू 1 वेरिएबल। बिल्कुल वो सही बात है ना। क्लास 8th का इक्वेशन बनाते हैं तो 8th में क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो कैसे होता है, एग्जांपल भी साथ में इसने ले लिया है। 2x + y = 18 और x - 2y = 4, ये दो इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 में यूजिंग एनी वन इक्वेशन रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, यूजिंग एनी वन इक्वेशन, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन को। तो इसने क्या किया, इस इक्वेशन को पकड़ लिया, दूसरे इक्वेशन को, क्योंकि यहां से x निकालना कंपैरेटिवली इजी है ना, यहां से x निकालना कंपैरेटिवली इजी है, सीधे 2y को ट्रांसपोज कर दिया इसने, इसको बना दिया थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में क्या हुआ है, इक्वेशन 2 से x निकाला है y के टर्म्स में। स्टेप 1 क्लियर। अब स्टेप 2 में क्या करना है, चेक करो। स्टेप 2 में ये कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द अदर इक्वेशन, जिससे निकाले हो उसमें नहीं, दूसरे वाले में। तो अब क्या करोगे, ये इक्वेशन देखो 2x + y = 18 है, इसमें x की जगह पे ये डाल दिया हमने 4 + 2y, x की जगह पे, ठीक है ना, x की जगह पे रेड से 4 + 2y डाल दिया इक्वेशन 3 से। अब थर्ड स्टेप, सॉल्व द वेरिएबल, जो अभी करंट इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके देखो y में ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो y यहां से मिल जाएगा 2। अब y2 मिल गया, तो फोर्थ स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर y। ना उल्टा हो गया, रुको रुको रुको, इसने निकलवाया है उल्टा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x नहीं, इसको मैं एक जनरल वे में बात कर लेता हूं। x और y वेरिएबल हटा रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। दैट वेरिएबल मतलब फर्स्ट स्टेप में जो तुमने जो वेरिएबल निकाला है उसकी वैल्यू पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन द अदर इक्वेशन, सॉल्व फॉर दैट वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ obtained variable in any one equation and solve for the other variable। तो ये जनरल वे में बात हो गया, x और y पे फोकस नहीं हुआ। चलो तो ये हो गया क्लियर, बोलो समझ में आया ये क्या करना है, कैसे करना है। यस। तो इस जो 10 से 12 लाइन जगह छोड़ो ना, पहले ये वाला लिख लोगे, उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये पूरा लिख लो लेफ्ट साइड का। कॉपी करके बताओ जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। चलो अब इस पे क्वेश्चंस हो जाएं, थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएं। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, कितने पार्ट्स हैं कोई बताओ मुझे। हम्म 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स हैं, तो एक या दो अभी हम कर लेते हैं। बोलो तो मैं एक और तुम्हें करके दिखा देता हूं। चलो मैं एक और दिखा देता हूं करके। पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन
और दूसरी इक्वेशन भी लिख लो। मैं तुम्हें एक पार्ट और करके दिखा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस बार मैं 2 से निकालूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू विल बी y प्लस 4 या 4 प्लस वाई। थर्ड इक्वेशन बना लो। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 को यूज किया है तो 1 में डालेंगे। x की जगह y प्लस 4 और एक y एज इट इज इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 10, ये 4 ट्रांसपोज हो गया और y की वैल्यू मिल गई 5, y 5 मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो अब हो जाएगा, हाँ 9 हो जाएगा। लास्ट में आंसर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। तो ये था 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इसके बाकी 5 पार्ट्स तुम्हें करने हैं, तो एक पार्ट तुम लोग अभी कर लो, जैसे ये तो कॉपी कर लो पहले, और सेकेंड पार्ट अभी कर लो। उसके बाद आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो थर्ड से लेके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये तुम्हें होमवर्क करना होगा, घर पे कर लोगे। फिर अगली क्लास पे हम लोग मिलेंगे तो एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट कॉपी करो जल्दी से, और सेकेंड पार्ट सॉल्व करके आंसर मुझे चैट बॉक्स में प्राइवेटली सेंड करोगे एक्स एंड वाई की वैल्यू के साथ। चलो इतना करके बताओ जल्दी से। फर्स्ट कॉपी कर लो जल्दी पहले, फिर मैं सेकेंड पार्ट दिखा देता हूं। सेकेंड पार्ट का इक्वेशन कोई बता सकता है? अच्छा कॉपी कर लिए। सेकेंड पार्ट का इक्वेशन कोई बता सकता है? एनीबॉडी? बुक से पढ़ के। s minus t is equal to 3 और दूसरा s by 3 plus t by 2 is equal to 6. इक्वल टू 7, 6। ओके चलो इन सब चीजों से घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जैसे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो? एलसीएम ले लो पहले तो। 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, तो ये बन गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। बेटर रहेगा इसको बना लो इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का टीचर बोलती है कि अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो तो दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। बात वही है, तो वो भी बात कर वही सकते है हैं ना? ऐसा करके सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लो इस वाले को, बिल्कुल सही है, वो भी ठीक है। तो इसका आंसर s और t के टर्म्स में आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन s और t में थे। पुलकित का आंसर मिल चुका है, वेरी गुड पुलकित। थर्ड कर लो पुलकित। चलो सेकंड पार्ट का आंसर चैट बॉक्स में सेंड करना है प्राइवेटली। देखो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आई होप सबने कर लिया है। ये था सेकंड पार्ट, इसका आंसर था s इक्वल टू 9 और सॉरी t इक्वल, हाँ ठीक है, s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट ये है, इसको ट्राई करो जरा। इसमें तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। पहले सॉल्व करो और जो भी चैलेंज है वो शेयर करो, वैल्यू निकालने में क्या चैलेंज आई है। यहां देखो, तो ये थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, जल्दी से देखना। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या करेंगे? पहली इक्वेशन से चेक करो हम क्या निकाल रहे हैं, हम y निकालेंगे फ्रॉम, अब तुम लिखने वाला काम कर लेना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू देखो क्या होगी, 3x प्लस 3 होगा। y की वैल्यू 3x प्लस 3, यस और नो? 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, y इधर और 3 इधर, ठीक है। सर 3 माइनस 3x होएगा। नहीं, y इधर ले जा रहे हैं तो 3x माइनस 3, ठीक तो है मेरा? अच्छा हाँ ठीक है, मैं दूसरे तरह से ट्रांसफर करेगी। अब देखो दूसरे वाले में डाल दो, तो ये सेंटेंस लिख लिया करना, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, 9y माइनस 3 और y की जगह पे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9।
तो ये हो गया 9y माइनस 9y नहीं है पहला वाला, 9x है। ये 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, यहां तक ठीक है। तो ये हो गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। यहां तुमने एक चीज देख लिया, ये वेरिएबल कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब कभी भी लास्ट में वेरिएबल कट जाए और तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट मिले तो ये कंडीशन होती है कौन सी, कोइंसिडेंट लाइंस की। जिसको हम सॉल्व करने चले हैं वो एक्चुअली में कोइंसिडेंट लाइंस थी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था, सिस्टम कंसिस्टेंट था। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, a1/a2 चेक करो कितना आएगा। a1/a2 है 3/9 मतलब 1/3। b1/b2 चेक करो -1/-3 तो ये भी 1/3 आ गया। c1/c2 -3/-9 तो ये भी 1/3। तो देख रहे हो ना, ये कंडीशन तो याद है। ये वाली कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की। सेकंड केस इसका ये होता है, ये तो फर्स्ट केस हुआ, जब वेरिएबल कट जाए और तुम्हें लास्ट में क्या मिले, ट्रू स्टेटमेंट मिले, तो ये चीज लिख देना वहां पे। क्या लिख दोगे, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। मान लो कहीं ऐसा हो जाए केस 2, वेरिएबल तुम्हारा फिर से कट गया है बट लास्ट में तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये गलत है ना, 5 9 कहां इक्वल होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, ये नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन था जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। मतलब ये पैरेलल लाइन की कंडीशन थी, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था और हमने फिर भी सॉल्व करने की कोशिश कर दी है। ये इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो इसका ध्यान रखना, दो केसेस मिल सकते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। और ये नहीं मिला तो फिर x और y निकल ही जाएगा सीधा सीधा। थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्ट वाइज तुमने काफी कुछ सीखा इसमें। तो ये लिख लो इस क्वेश्चन के लिए, तो ये लिखना है। और ये भी साइड में कहीं लिख लो कि दो केसेस कैसे कैसे मिल सकते हैं जब कभी भी वेरिएबल कैंसिल होता है तब। चलो कॉपी करके इन्फॉर्म करो। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पे हम रखते हैं। इसका 4th और 5th होमवर्क है, घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। ओके, बाय बाय।